जी, सुनील जी। जी। दूसरे चक्र में आता हूँ, समय कम है, उत्तर छोटे रखेंगे थोड़े। अमिताभ जी, डायलॉग की दुनिया में वापिस आते हैं। एक बड़ा फेमस डायलॉग है, लेकिन वो डायलॉग विपक्ष के लिए ना होके पक्ष के लिए है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जैसे ही बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर उतारे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में 3-4 उतार दिए, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, और लगातार कई दिनों से आंसू बहा रहे कैलाश विजयवर्गीय, और अब कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, शायद सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान में, तो अशोक गहलोत के खिलाफ उतारने की बारी हो रही है। पहले वसुंधरा से पूछा गया, भाई आप अशोक गहलोत के खिलाफ आ जाइए। मुझे लगता है कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद झालरापाटन है, शायद जो राजस्थान में वसुंधरा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वसुंधरा की अशोक गहलोत से फ्रीक्वेंसीज काफी मैचिंग है एक्चुअली, दोनों बहुत सम्मान करते हैं एक दूसरे का। तो वसुंधरा ने तो मना कर दिया। अब गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से सांसद है, उनको अशोक गहलोत के खिलाफ पिट किया जा रहा है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान जब बाजी हार चुका होता है तो डूबते को तिनके का सारा जो मिले उसको झोंक दो अंदर, कि ये अग्नि जलती रहे, और कुर्बानी उनसे मांग रहे हैं। तो मैंने तो एक एपिसोड बनाया, मैंने कहा इससे अच्छा तो ये होता कि मोदी जी खुद भी आप एक चुनाव लड़ लेते, भोपाल से और जयपुर से खड़े हो जाते, दोनों जगह से चलते। पक्की बात है, अगर आप चुनाव लड़ जाते असेंबली का तो सीएम तो बन ही जाते थे और बीजेपी भी जीत जाती थी। लेकिन ये इस सब का जो असर है वो ये है कि जितना सन्नाटा आज बीजेपी के अंदर है, उतना सन्नाटा विपक्ष में नहीं है। विपक्ष में हो सकता डर होगा, लेकिन जितना डर और जितना सन्नाटा बीजेपी में इस समय है कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, शायद वो लगता है कि बीजेपी के लिए एक बुरा स्वप्न भी है और बीजेपी के लिए शायद अच्छा ओमन भी नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अमिताभ जी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत दिलचस्प डायलॉग बोला, और मेरे ख्याल में अखिल जी, अनिल जी और सुनील जी ने जो बहुत सारी बातें कही, खासतौर से सुनील जी ने भी जो अपने वक्तव्य में जो बातें कही, वो कहीं ना कहीं ये जो सन्नाटे वाली आपकी बात है उससे जुड़ जाती हैं, क्योंकि जो एक किस्म का हम पैनिक देख रहे हैं रूलिंग खेमे में, वो पैनिक दिख रहा है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या अन्य कहीं भी, या इवन केंद्र में हम ले लें, तो जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उनके लिए केक वॉक होने जा रहा है। हम अभी ये नहीं कह सकते, हम में से कोई भी शायद ये नहीं कह सकता कि हाँ नतीजे क्या होंगे, लेकिन फिर भी जो हम देख सकते हैं, जो या जो हमें अंदेशे लग रहे हैं, उस अंदेशों से ऐसा लग रहा है, और वो अंदेशों को मतलब जो आपने तमाम सारी चीजें गिनाई कि मंत्रियों को उतारा जा रहा है वगैरह वगैरह, तो उन अंदेशों को कहीं न कहीं पुष्ट करते हैं कि भाई कुछ तो है जो ऐसा है कि हाँ, असहज कर रहा है। तो वो चीज़ जो है वो दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, और निस्संदेह ये इस बात का संकेत है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है, उसमें इस बात को लेके चिंता ज़रूर है कि हाँ, हमारी तमाम उपलब्धियों को जिनका हम ढिंढोरा पीटते हैं, या जो तमाम बातें हम कहते हैं जनता के बीच में, वो सारी चीज़ों का असर कुल मिला करके वैसा नहीं हो रहा है, और सिवाय आपके पास घुमा-फिरा करके मंदिर, मस्जिद, आप सांप्रदायिकता या उसी तरह की चीज़ों को, जैसे मोदी जी राजस्थान जाते हैं तो वो कन्हैया लाल को का मसला उठा लेते हैं। वो तमाम बातें छोड़ करके कन्हैया लाल जो टेलर था उसकी उसकी बात उठाने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, बीजेपी जैसे आपने खुद ही कहा, तमाम सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं कि जो जातिगत जनगणना का मामला है, अब बीजेपी जो है वो जातिगत जनगणना के मामले पर फँसी हुई महसूस कर रही है। मैंने तो आज अखबार में पढ़ा कि उड़ीसा ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, हम भी जो है वो इसके लिए कोशिश करते हैं, हम भी लाएँगे इस तरह के आंकड़े। तो वो जब चीज़ें जब सामने आएँगी, तो फिर ये पूछा जाएगा कि भई जितने आपके ये जो पिछड़ी आबादी के लोग हैं, उनके लिए आपने क्या किया? प्रधानमंत्री जी तो स्वयं अपनी जो है वो ओबीसी पहचान जो है उसको बहुत गर्व के साथ कहते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे इस चीज़ से मुक्त हो पाएगी, या कैसे इससे पीछा छुड़ा पाएगी? और वहाँ पर फिर उनके लिए एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि जो
पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो तमाम आवाज़ें उठ रही हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ से और बाकी दलों में जो पिछड़े समुदाय हैं, उनकी तरफ से जो बातें उठ रही हैं, उसको काउंटर कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये ऐसा दिख रहा है अभी फ़िलहाल सारी बातें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री प्रचार की जो शैली उनकी है, उसमें जिस तरह के वो प्रचार के मुद्दे उठा रहे हैं या जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह जो देखा गया, तो वहाँ पर जा कर के वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस बात का एहसास भी है कि हाँ, अ, जो बाज़ी जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जीतने के बारे में, वो शायद अंदेश या उनकी जो उम्मीदें हैं वो शायद सही साबित ना हो। और आंतरिक सर्वे भी आ रहे हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं, तमाम सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में खबरें, सूचनाएँ सब आती रहती हैं। तो उनसे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं एक डिस्कम्फ़र्ट है उस खेमे में और उस डिस्कम्फ़र्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि डाइवर्ट की जा रही हैं इधर से उधर, या बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो इधर से उधर उठाए जा रहे हैं। यही और ये इनफैक्ट जो मीडिया पर एक अंकुश लगाने की जो बात है, वो भी उसका भी एक कारण यही है कि लग रहा है कि हाँ भाई, चुनावों में जो हम जब जाएँगे, जो स्थितियाँ बनेंगी वो शायद हमारे प्रतिकूल हों। तो जो मीडिया ज़्यादा देखा जा रहा है आज की तारीख में, यानी जो जिस मीडियम में आप इस समय बैठे हुए हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, उस मीडिया की जो एक धीरे-धीरे कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, उसकी साख बढ़ी है। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया है, जिसमें जिसको हम पारंपरिक मीडिया या गोदी मीडिया आज की तारीख में कह रहे हैं, है ना? तो उसकी साख में कमी आई है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ बहुत सारी बातें जो हैं वो प्रतिपक्ष नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो सरकार को और सत्ताधारी वर्ग को, समूचे सत्ताधारी वर्ग को कहीं न कहीं असहज कर रही हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हाँ, आप मीडिया पर अंकुश लगाएँ, आप ऐसे तमाम लोगों पर अंकुश लगाएँ जो इस तरह की बातें कह सकते हैं। नहीं सिर्फ़ पत्रकार ही नहीं, अगर अगर गीता हरिहरन और सोहेल हाशमी को उठाया को भी इस लपेटे में लिया जाता है या एक स्टैंड अप कॉमेडियन को इस लपेटे में लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये अभिव्यक्ति की जो तमाम विधाएँ हैं, सिर्फ़ पत्रकारों पर ही नहीं, अभिव्यक्ति के जो तमाम तरीके हैं, जो तमाम अलग-अलग लोग हैं, उनको भी कहीं न कहीं साइलेंस करने की या उनको भी जो संदेश देने की कोशिश है, जो अनिल जी ने कहा कि भई लोगों में एक किस्म से एक पैनिक फैल जाए या कहीं एक एलिमेंट ऑफ फ़ियर आ जाए, कि नहीं हमारा तो नहीं आएगा, कुछ हमारे ऊपर तो नहीं होगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसलिए की जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर एक किस्म से एक असुरक्षा का भाव हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी अभी तक दिखाई दे रही है। हम ये नहीं कह जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन ये कि फिलहाल जो हमें दिख रहा है और ख़ास तौर से सत्ता पक्ष के नज़रिए से अगर हम देखें, जो दिख रहा है, उसमें कहीं न कहीं वो असहजता है, इस नाते वो चीज़ें हो रही हैं और उससे कहीं न कहीं ये जो मैसेज जा रहा है, वो एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसलिए इसलिए बहुत सारी कोशिशें इस तरह की हो रही हैं। मेरा मानना है कि ये कहीं न कहीं एक जो बात अभी अखिल जी ने कही थी कि नहीं लोग समझते हैं, लोग जब वोट देने जाएँगे, जब करेंगे, वो अपने आप अपने हिसाब से फैसला लेंगे, जिसको अनिल जी ने भी तायीद की और पीयूष शुक्ला जी ने भी उसके बारे में कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसा होगा, तो निराशावाद का मामला नहीं है। लेकिन यहाँ लोग जो है वो देख रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार को भी इस बात का अंदाज़ा है, अंदेशा है कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जो है वो ज़्यादा आज की तारीख में लोकप्रिय भी है, एक्सेसिबल भी है और वहाँ लोग अपनी बात को ज़्यादा खुलकर रख रहे हैं और वहाँ एक दो तरफ़ा संवाद है, यानी दर्शक और पाठक के बीच में और प्रस्तोता के बीच में। तो इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं और वहाँ से सरकार को यानी सत्ताधारी वर्ग को कुछ खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। जी, दिनेश। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं स्वामी जी आपके पास आता हूँ।